महाभारत में गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेता हूं। मैं हर युग में आता हूं, दुष्टों का संहार करने मैं आता हूं, अलग अलग रूपों में मैं आता हूं। और हमारी ये कहानी भी एक ऐसे लड़के रुद्रा की है जो भगवान का अवतार तो नहीं, पर उसमें कैलाशधारी भगवान की अथाह शक्ति का एक अंश जरूर मौजूद है। पर किस्मत का ये निराला खेल देखिए, भगवान की अथाह शक्ति अपने अंदर मौजूद होने के बावजूद भी रुद्रा इस रहस्य से अपरिचित है। लेकिन अब जल्द ही जिंदगी उसको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है जहां उसे अपने अंदर मौजूद इस अथाह शक्ति को पहचानना ही होगा, वरना उसकी जिंदगी का ये मोड़ उसके साथ साथ पूरी मानव जाति को ही तबाह करके रख देगा। साउथ अमेरिका के घने जंगल, रात के 11 बजे। साउथ अमेरिका के घने जंगलों की रातें अपने अद्भुत जीवों और अलबेले पेड़ों के लिए मशहूर हैं। लेकिन इन्हीं जंगलों में एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जो पूरी मानव जाति को ही हिलाकर रखने की ताकत रखता है। और इसी रहस्य को खोजते हुए एक इंसान इन घने जंगलों में चला आया, जिसकी आंखों में एक अलग ही नशा है और जिसके पैर चारों तरफ से आती डरावनी आवाजों से भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। वहीं उसके हाथ में एक बहुत ही प्राचीन हिंदू नक्शा है, जिस पर संस्कृत में कुछ चिन्ह, कुछ रास्ते और एक नगर उखेरा है। और ये आदमी इसी नगर को खोजने के लिए इन जंगलों में आया है। कुछ देर घने जंगल में चलने के बाद वो आदमी नक्शे को घूरता हुआ अपने आप से बोला, कहाँ गया वो रास्ता? इस नक्शे के हिसाब से तो उस गुफा को यहीं होना चाहिए था। लेकिन सिवाय जंगल की खामोशी के उसे कुछ जवाब नहीं मिला और वो आदमी नक्शे को बंद करके आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ और कदम चलने के बाद उसकी आंखों में एक अलग ही चमक ने दस्तक दी और वो चिल्लाता हुआ बोला, मिल गया, यह जरूर उसी पाताल नगरी में जाने का रास्ता है। और इतना कहकर वो आदमी सामने मौजूद पेड़ों की शाखाओं द्वारा घिरी हुई गुफा में घुस गया। और जैसे ही वो आदमी उस गुफा से बाहर निकला, उसकी आंखें सामने मौजूद अद्भुत नजारे को देखकर बवरा गई। लेकिन इसमें उसकी नजरों का भी क्या कसूर था, क्योंकि उसकी नजरों के सामने धरती के नीचे बना एक पूरे का पूरा शहर मौजूद था। ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपनी चमक खो चुका है और तबाह हो चुका है, जिसमें कुछ खंडरों और टूटी फूटी इमारतों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, सिवाय एक रहस्य के जिसे ये खंडर रामायण काल से ही अपने अंदर छिपाए बैठा है। और यही एक रहस्य पूरी दुनिया को निकल जाने की ताकत भी रखता है। आंखों में उसी रहस्य की तलाश का नशा लिए वो आदमी सधे पैरों के साथ एक खंडर बन चुके पुराने मंदिर में दाखिल हुआ, जिसके दरवाजे पर हनुमान के बेटे मकर ध्वज की पत्थर की मूर्ति मौजूद है। मंदिर में दाखिल होते ही उस आदमी ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और वहां मौजूद एक अजीबोगरीब दीवार के खोखले हिस्से में उस बॉक्स को रखकर उसने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। वो बॉक्स कुछ ही देर के अंदर हवा में किसी यूएफओ की जैसे तैरने लगा और उस बॉक्स से निकली एक प्रकाश की तेज रोशनी ने कुछ ही पलों में एक वॉर्म होल का रूप ले लिया। और देखते ही देखते उस खंडर बन चुके मंदिर में एक वॉर्म होल बन गया और पूरे जंगल में एक अजीब सन्नाटा गूंज गया। लेकिन अगले ही पल एक तेज भयानक घुर्राहट से पूरा जंगल कांप उठा और उस वॉर्म होल से एक भयानक राक्षस बाहर आया, जिसके बाहर आते ही उस आदमी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अंत की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली, इंडिया, रात के 1 बजे। अमावस्या ने अंधेरी रात पर आज काल्ह की एक और चादर चढ़ा रखी है, जिसके कारण चांद और तारे दोनों ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं। और इसी अस्तित्वहीन रात में एक सड़क पर 8 साल का छोटा सा लड़का एक बुरे एक्सीडेंट का शिकार हुई गाड़ी में अपनी लहूलुहान मां के सामने मौजूद है। वहीं मौत इतने नजदीक होते हुए भी उसकी मां की आंखों में डर नहीं
बल्कि अपने बेटे के लिए ममता छलक रही है। और इसी ममता से भरी आंखों के साथ वो माँ अपने 8 साल के बेटे को कहती है, रुद्रा बेटे, तुम मेरी बात मानो और जल्दी निकलो इस कार से बाहर। मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस ममता के कारण माँ अपने बेटे को गाड़ी से बाहर जाने की दुहाई दे रही है, उसी ममता ने रुद्रा को जकड़ रखा है। और 8 साल का छोटा रुद्रा अपने कांपते हुए होठों के साथ अपनी माँ से कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी माँ अपनी ममता को गुस्से का चोगा पहनाते हुए कहती है, जिद मत कर, मैंने कहा बाहर निकल। पर रुद्रा पर उसकी माँ के गुस्से का असर कहाँ होने वाला था, और ये बात गाड़ी की टूटी हुई खिड़की से झांकती अमावस्या की काली रात जानती थी। और इसीलिए ये रात रुद्रा और उसकी माँ के आंसुओं को देखकर भी चुप थी। लेकिन कुछ पलों के बाद इस अमावस्या की रात को अपनी इस चुप्पी का जवाब देना पड़ा, और गाड़ी की टंकी से टपकते पेट्रोल ने आग की लपटों का रूप लेकर अमावस्या की रात को उसकी औकात दिखा दी। और कुछ ही पलों के अंदर गाड़ी के चारों तरफ आग की लपटें किसी जहरीले नाग के जैसे फन फहराने लगी। आग की लपटों को देखकर जहां रुद्रा की मां सुन पड़ गई, वहीं रुद्रा के हाथ पैर किसी सूखे पत्ते के जैसे कांपने लगे। लेकिन इससे पहले कि मां और बेटे की किस्मत का फैसला हो पाता, बिजली की तेज गर्जना ने रुद्रा की नींद तोड़ दी। और डर कर और घबराहट के साथ रुद्रा चीखते हुए उठा, और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथों पर काबू पाया। लेकिन रुद्रा की चीख बाजू वाले कमरे में मौजूद उसके नाना के कानों तक तो पहुंच चुकी थी। इसीलिए उसके नाना भागते हुए उसके कमरे में आए और बोले, क्या हुआ रुद्रा? रुद्रा ने लंबी सांस ली और जवाब दिया, वही सपना नाना जी, वही सपना। नाना ने राहत की सांस ली और रुद्रा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, रुद्रा, 12 साल पहले उस रात को जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बस। पर इससे पहले कि नाना अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्रा ने उन्हें बीच में रोकते हुए बोला, गलती मेरी नहीं होती तो आज मेरी मां जिंदा होती। उस रात डर पर ममता की जीत हुई थी रुद्रा, और तुम्हें भी मेरी बेटी के इस डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए। नाना ने रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्रा को समझाया। रुद्रा कुछ सेकंड के लिए तो चुप रहा, लेकिन फिर वो जोर देते हुए बोला, काश मैं भी अपने डर पर उस रात काबू कर पाता। मेरे हाथ ना कांपे होते तो शायद मैं उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल पाता। नाना रुद्रा को समझाते हुए बोले, रुद्रा, उस वक्त तुम 8 साल के थे, तुम्हें तो ठीक से याद भी नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो फिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि उस रात क्या हुआ था? इससे पहले कि नाना उसे जवाब दे पाता, रुद्रा का फोन बज उठा। रुद्रा ने फोन स्क्रीन पर अपनी नजरें घुमाई और पाया कि फोन पुलिस कमिश्नर का था। रुद्रा हैरानी के साथ बोला, इस वक्त कमिश्नर का फोन? और इतना कहकर रुद्रा ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही कमिश्नर ने ऑर्डर देते हुए कहा, रुद्रा, तुम फौरन इसी वक्त मेरे ऑफिस चले आओ। और इतना कहकर कमिश्नर ने फोन काट दिया। रुद्रा के हाव भाव देखकर उसके नाना बोले, जाना पड़ेगा। रुद्रा ने हामी में सर हिलाया और रुद्रा सीधा कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा और उसने जाकर बोला, क्या हुआ जो सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाए? कमिश्नर जोर देते हुए बोला, क्या नहीं हुआ ये पूछो। क्या मतलब? मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू को किसी ने उसी के घर में घुसकर मार दिया है। रुद्रा बोला, ये तो फिर अच्छा ही हुआ है, शहर से गुंडा कम हो गया, इसमें घबराने वाली बात क्या है? कमिश्नर गुस्से से बोला, रुद्रा, तुमको ये सही लगता है? अगर हमने जल्दी से उसके कातिल को नहीं ढूंढा तो उसके लोगों और दूसरी गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो जाएगा, जिसमें ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? यही कि तुम जल्दी से जल्दी उस कातिल को खोज निकालो ताकि हम ये गैंग वॉर रोक सकें। तो आपने मुझे यहाँ कातिल के कातिल को ढूंढने के लिए बुलाया है। और इतना कहकर रुद्रा वहां से चल देता है और कमिश्नर उसे रोकते हुए कहता है,
रुद्रा उस गुंडे की नहीं, उन मासूम लोगों की सोचो जो इस गैंग वॉर में मारे जाएंगे। कमिश्नर की बात सुनते ही रुद्रा के पैर वहीं जाम हो गए। ये देख कमिश्नर उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता था मासूम जान बचाने के लिए तुम मना नहीं करोगे। और इतना कहकर कमिश्नर रुद्रा को एक बैज पकड़ा देता है और रुद्रा सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू के घर के लिए निकल जाता है। बाबू के घर पहुंचने के बाद रुद्रा देखता है कि बाबू के घर के सभी खिड़की दरवाजों के शीशे टूटे हुए हैं और हर तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उन्हीं कांच के टुकड़ों को रौंदता हुआ रुद्रा बाबू के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि बाबू की लाश उसके बेड पर ही पड़ी है और उसके कमरे में भी एक तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। बाबू का चेहरा खून और खौफ में समाया हुआ है और उसके दोनों कानों से खून की धारा बह रही है। रुद्रा ने कुछ देर तक उसके कमरे का मुआयना किया और वो अपने आप से बोला, बड़ा अजीब है, इसके शरीर पर कहीं भी किसी चोट के निशान नहीं है सिवाय इसके कानों से खून निकलने के। रुद्रा के मन में ये पहेली घूम ही रही थी कि तभी रुद्रा को पास के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और रुद्रा जल्दी उस कमरे की तरफ दौड़ता है। और जैसे ही रुद्रा उस कमरे के दरवाजे को खोलता है तो वो पाता है कि वो कमरा अजीबोगरीब पुरानी चीजों से भरा पड़ा है और वहां का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। ऐसी चीजें तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। लगता है साले ने घर में पूरा म्यूजियम खोल रखा था। इसी बीच रुद्रा को सामने फर्श पर एक चमकदार चीज दिखाई देती है और जैसे ही रुद्रा उस चमकदार चीज के पास जाता है उसकी आंखें झपकना भूल जाती हैं। असल में वो चमकदार चीज कुछ और नहीं बल्कि एक किसी जीव के पैरों के निशान थे जो लावा से बने थे। अब ये क्या बवाल है? इतना कहकर रुद्रा उस निशान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन लावा से निकलती तेज गर्मी उसे अपना हाथ पीछे खींचने को मजबूर कर देती है। उसके बाद रुद्रा उस लावा का कुछ सैंपल इकट्ठा करके सीधा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर शर्मा के पास पहुंच जाता है और उस सैंपल को शर्मा को दिखाते हुए कहता है, शर्मा, पता लगा ये क्या बवाल है? शर्मा पहले उस सैंपल को देखता है और फिर रुद्रा को कहता है, मुझे तो लगता था तुमने पुलिस के लिए काम करना छोड़ दिया। शर्मा, इस केस पर मासूमों की जिंदगी दांव पर लगी है, तुम जल्दी से सैंपल की जांच करो। रुद्रा की बातें मानकर शर्मा सैंपल की जांच में जुट जाता है और कुछ देर बाद रुद्रा से कहता है, नरक से लेकर आया है क्या इस सैंपल को? मतलब? अबे लावा है ये, और ऐसा वैसा लावा नहीं, नरक से लाया हुआ लावा। नरक से लाया हुआ? हाँ, क्योंकि धरती पर मौजूद किसी भी ज्वालामुखी से ऐसा लावा नहीं निकलता। ऐसा लावा सिर्फ पृथ्वी की कोर में पाया जाता है। पर मुझे तो ये सैंपल बाबू के घर से मिला है। ये मुमकिन हो सकता है। शर्मा ने यह कहा ही था कि रुद्र के पास कमिश्नर का फोन आता है। रुद्रा, जल्दी से सिटी म्यूजियम पहुंचो, वहां कत्लेआम मचा है। कमिश्नर का ऑर्डर मिलते ही शर्मा और रुद्रा दोनों सिटी म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो दोनों म्यूजियम में कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि म्यूजियम में खून की नदियां बह रही थी और हर तरफ गार्ड्स की लाशें बिखरी हुई थी। और इस खतरनाक मंजर का कारण कोई और नहीं बल्कि वही वॉर्म होल से निकला राक्षस था, जिसका पूरा शरीर लोगों के खून से धंसा हुआ था। इतनी दरिंदगी को देखकर कुछ देर के लिए तो रुद्रा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद उस भयानक राक्षस को देखकर शर्मा डरता हुआ बोला, अब ये क्या बला है? यह कुछ भी हो, लेकिन अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो ये पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगा। रुद्रा ने इतना कहा ही था कि उस दैत्य ने एक गार्ड को उठाकर बीच से ही किसी कपड़े की तरह फाड़ दिया और उस गार्ड के खून की कुछ बूंदें रुद्रा के चेहरे पर जा लगी। ये देखकर रुद्रा गुस्से से पागल हो गया और वो जाकर सीधा उस राक्षस से भिड़ गया। लेकिन रुद्रा के पास राक्षस की ताकत का मुकाबला नहीं था। उस राक्षस ने एक झटके में रुद्रा को दूर फेंक दिया
पर इससे पहले कि वो रुद्रा पर दोबारा हमला कर पाता, म्यूजियम में पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और उन्होंने उस दानव पर गोलियों की बारिश कर दी। और गोलियों के जवाब में वो राक्षस ऐसे चीखा जैसे एक साथ आसमान में 100 बिजलियां कड़क गई और उस दैत्य की चीख से इतनी पावरफुल सोनिक वेव्स निकले जिससे म्यूजियम की सभी खिड़कियों के दरवाजे चकनाचूर हो गए और रुद्रा समेत सभी पुलिस वाले अपने कानों को बंद करते हुए कमरे में करहाने लगे। और कुछ बेचारे लोग जो दैत्य की चीख को सहन नहीं कर पाए, उनके कानों से खून लावा की तरह फटकर बाहर आ गया और वो मौत की गोद में समा गए। सामने का नजारा देख रुद्रा को अंदाजा हो गया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन की मौत का जिम्मेदार भी यही दैत्य है। पर रुद्रा कैसे न कैसे करके अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और उसने जमीन से एक बंदूक उठाकर दैत्य को निशाना बनाया। पर उसकी इस हरकत ने उस भयानक राक्षस को सिवाय और गुस्सा दिलाने के कुछ नहीं किया और एक बार फिर से वो राक्षस पूरी ताकत से चिल्लाया और अगले पल रुद्रा के सामने उसी सपने का दृश्य आकर खड़ा हो गया जिसमें वो एक गाड़ी में अपनी घायल मां के साथ मौजूद है। वो दृश्य आंखों के सामने आते ही रुद्रा फिर से किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और वो दैत्य म्यूजियम से एक पत्थर की मूर्ति लेकर पल भर में वहां से गायब हो गया। वहीं रुद्रा को दर्द में करहाते देखकर शर्मा भागते हुए रुद्रा के पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। वो राक्षस कहाँ गया? रुद्रा को सही सलामत पाकर शर्मा ने धीरे से पूछा। वो चला गया और साथ में म्यूजियम से एक मूर्ति भी उठाकर ले गया। रुद्रा ने हताशा के साथ जवाब दिया। शर्मा ने हैरानी से पूछा, उस राक्षस को भला उस पत्थर की मूर्ति से क्या लेना देना हो सकता है? इसका जवाब तो अब बस एक ही आदमी दे सकता है। कौन? मेरे नाना जी। और उसके बाद रुद्रा प्रोफेसर शर्मा को लेकर सीधे अपने घर आ गया और उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर नाना को सारी बात बताई। उस भयंकर राक्षस को देखकर नाना ने कहा, यह सब देखने से तो यही लगता है कि यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि नरक में रहने वाला उग्रस है। रुद्रा ने हैरानी से पूछा, कौन उग्रस? सुरसा राक्षसी का पुत्र उग्रस। नाना की बात सुनकर प्रोफेसर शर्मा ने कहा, कहीं ये सुरसा वही राक्षसी तो नहीं जिसने रामायण काल में लंका जाते वक्त हनुमान जी का रास्ता रोका था? नाना ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, ये उसी रामायण काल की सुरसा राक्षसी का पुत्र है जो पाताल लोक में रहता है। लेकिन वो पाताल लोक से यहाँ आया कैसे? और अब उसे हमारी दुनिया से क्या चाहिए? तुमने बताया कि वो म्यूजियम से कोई पत्थर की पुरानी मूर्ति उठाकर लेकर गया है। रुद्रा ने हामी भरते हुए जवाब दिया। हाँ, और मुझे लगता है कि बाबू के घर से, उस कमरे से वो कोई ऐसी ही पत्थर की मूर्ति चोरी करके लेके गया होगा। तो बात साफ है रुद्रा, उग्रस पक्का पाताल लोक के राजा और अपने मालिक वित्रा को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहा है। प्रोफेसर शर्मा बोले, अब ये वित्रा कौन है? वित्रा नरक लोक यानी पाताल लोक का राजा है और अगर वो इस दुनिया में आ गया तो इस दुनिया से इंसानों का वजूद ही मिट जाएगा। लेकिन ये उग्रस हमारी दुनिया में आया कैसे? रुद्रा ने पूछा। त्रेता युग में जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ा तो रावण के कहने पर भगवान राम और लक्ष्मण को रावण का भाई अहिरावण सोते हुए अपने साथ पाताल नगरी में उठाकर ले गया था। नाना की बात सुनकर प्रोफेसर शर्मा बोला, कहीं आपका इशारा द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड से तो नहीं नाना जी, जिसकी खोज 1940 में थियोडोर मोर ने सेंट्रल अमेरिका के आंड्रेस रेन फॉरेस्ट में की थी? नाना ने जवाब दिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पाताल लोक से हमारी धरती पर उग्रस पक्का वहीं से आया है और सिर्फ वहीं जाकर उसे वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है। नाना की बात सुनकर प्रोफेसर शर्मा बोला,
लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे? क्योंकि खोई हुई अहिरावण की नगरी का रास्ता तो बस उस अमेरिकन एक्सप्लोरर को ही मालूम था, जो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया था। नाना जी बोले, यह तुमसे किसने कहा कि अहिरावण की उस पाताल नगरी का रास्ता कोई नहीं जानता? और इतना कहकर नाना ने अपनी अलमारी से एक लकड़ी का बॉक्स निकाला और उसमें से एक नक्शा निकालते हुए वो बोले, रुद्रा, ये नक्शा रामायण काल का है और इसमें अहिरावण की पाताल नगरी में जाने का रास्ता साफ साफ उकेरा गया है। नाना के इतना कहते ही रुद्रा और प्रोफेसर दोनों के चेहरे पर चमक आ गई और रुद्रा बोला, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी वहां जाकर उग्रस को रोकना चाहिए। नाना ने हामी में सर हिलाया और वो दोनों वहां से जाने ही लगे थे। कितने में ही नाना ने रुद्रा से पीछे से कहा, रुद्रा, याद रखना, उग्रस उसी चालाक सुरसा राक्षसी का पुत्र है जिसने हनुमान जी को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने उसे अपने डर पर काबू पाकर अपनी बुद्धि और प्रज्ञा के बल पर हरा दिया था। और ये उग्रस भी अपनी माँ की तरह ही मायावी है और सामने मौजूद अपने दुश्मन को हराने के लिए वो उसके डर का इस्तेमाल करता है। अगर तुमको उसे हराना है तो तुम्हें भी हनुमान जी की तरह ही अपने डर पर काबू पाकर उसे अपनी बुद्धि और प्रज्ञा के दम पर हराना होगा। रुद्रा ने अपने नाना जी की बात सुनकर हामी में सर हिला दिया और उसके बाद प्रोफेसर शर्मा और रुद्रा दोनों सीधा जाकर कमिश्नर के ऑफिस में पहुंच गए और कमिश्नर को सारी बात बताई। रुद्रा और प्रोफेसर की बात सुनकर कमिश्नर बोला, तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम चाहते हो तुम्हारी इस कहानी के लिए मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट अरेंज करवाऊं? प्रोफेसर शर्मा ने कमिश्नर को उसी टोन में जवाब दिया, हमारी कहानी झूठी नहीं है। द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड एग्जिस्ट करती है, आप चाहे तो गूगल पर चेक कर सकते हैं। तभी बीच में रुद्रा बोला, और यकीन मानिए, अगर अब आपने हमारी बात नहीं मानी तो ये शहर ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया ही उग्रस जैसे राक्षसों से भर जाएगी। और म्यूजियम का सीसीटीवी फुटेज देखकर शायद आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वो राक्षस क्या कुछ कर सकता है। रुद्रा और प्रोफेसर की बात का कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जेट का इंतजाम करवाता हूं। और कुछ घंटों के बाद रुद्रा और प्रोफेसर उस प्राइवेट जेट से सीधा सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पहुंच जाते हैं और उस नक्शे की मदद से उस पाताल नगरी के रास्ते को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच प्रोफेसर रुद्रा से कहता है, रुद्रा, अगर हमने अहिरावण की पाताल नगरी को और उस उग्रस को ढूंढ लिया तो हम उसे हराएंगे कैसे? एक बार हमें पता चल जाए कि वो हमारी दुनिया में आया कैसे, तो हम उसे उसी के रास्ते से वापस उसकी दुनिया में भेज सकते हैं। रुद्रा ने यह बात कही ही थी कि रुद्रा को एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। लगता है यही पाताल नगरी में जाने का रास्ता है। और इतना कहकर वो दोनों उस गुफा में दाखिल हो गए और कुछ देर बाद सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। असल में पाताल नगरी अब सिर्फ खंडरों से भरी हुई नहीं थी, बल्कि वहां अब सैकड़ों की तादाद में विशालकाय अंडे मौजूद थे। उन अंडों को देखकर रुद्रा बोला, इतने सारे अंडे, अब ये सब क्या है? प्रोफेसर बोला, लगता है उग्रस अपने मालिक के स्वागत के लिए पूरी की पूरी फौज तैयार कर रहा है। अंडों को बाद में देख लेंगे शर्मा, पहले ये पता लगाया जाए कि शैतान को हम वापस उसकी दुनिया में कैसे भेज सकते हैं। इतना कहकर रुद्रा और शर्मा पाताल नगरी की छानबीन में लग गए और कुछ देर बाद उन दोनों को वो प्राचीन मंदिर मिल गया जहां उस बॉक्स से अभी भी वर्म होल बना हुआ था। और म्यूजियम और बाबू के घर से चुराई गई वो पत्थर की मूर्तियां भी वहां मौजूद थी, जिन्हें एक सर्कल में रखा गया था। उस अद्भुत वर्म होल को देखकर रुद्रा और शर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और रुद्रा ने हैरानी से कहा, ये क्या है प्रोफेसर? लेकिन प्रोफेसर शर्मा उस वर्म होल को देखते ही समझ गया था
कि मामला क्या है। प्रोफेसर शर्मा बोला, रुद्रा, ये वर्म होल है और पक्का उग्रस इसी वर्म होल से हमारी दुनिया में आया है। रुद्रा बोला, फिर तो बात बन गई। हम इसी वर्म होल से उग्रस को वापस नरक में भेज सकते हैं। प्रोफेसर शर्मा बोला, हाँ, लेकिन इससे पहले कि उग्रस यहाँ आए हमें इन अंडों को ठिकाने लगाना होगा। और इतना कहकर रुद्रा जेट से डायनामाइट लेकर आता है और सभी अंडों के ऊपर वो डायनामाइट फिट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि रुद्रा रिमोट का बटन दबाता, एक तेज गर्जन से पूरा जंगल दहल गया और सुरसा पुत्र उग्रस वहां एक और मूर्ति लेकर आ गया। और इससे पहले कि रुद्रा रिमोट का बटन दबा पाता, उग्रस सीधा रुद्रा पर टूट पड़ा और उसके एक ही बार में रुद्रा कई फुट दूर जाकर गिरा और उसके हाथ से वो रिमोट टूट गया। ये देखकर प्रोफेसर रिमोट की तरफ भागा, लेकिन तभी उग्रस पूरी ताकत से चीखा और उग्रस के मुंह से निकली सोनिक बीम्स ने प्रोफेसर को कागज के टुकड़े की तरह दूर फेंक कर मारा और प्रोफेसर के सर से खून की धारा फट पड़ी। प्रोफेसर शर्मा की हालत देखकर रुद्र भागता हुआ प्रोफेसर के पास गया और जाते ही बोला, तुम ठीक तो हो ना शर्मा? प्रोफेसर शर्मा ने दर्द में कराहते हुए जवाब दिया, मेरी फिक्र छोड़ो और उस उग्रस को रोको, इससे पहले कि देर हो जाए। शर्मा की इतनी बात सुनते ही रुद्रा भागता हुआ उस मंदिर के अंदर गया और उसने देखा कि चोरी की गई 2 और मूर्तियों के बीच में अब एक और नई मूर्ति रखी हुई है और उग्रस घुटनों के बल उन मूर्तियों के पास बैठा है। और तभी उग्रस संस्कृत में कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और उन मूर्तियों से तेज प्रकाश की किरणें निकलती हैं और नरक का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। नरक और उसके राजा वित्रा की एक झलक मिलते ही रुद्रा के पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि उग्रस पूरी तरह से नरक का दरवाजा खोल पाता, रुद्रा पूरी ताकत से उग्रस पर वार करता है और नरक का दरवाजा खुलने से पहले ही बंद हो जाता है। रुद्रा की इस हरकत ने उग्रस के गुस्से में घी का काम किया और उग्रस फिर से पूरी ताकत से चीखा और एक झटके में रुद्रा की आंखों के सामने फिर से उसके सपने का वही दृश्य आकर खड़ा हो गया, जहां रुद्रा की घायल मां रुद्रा को जाने के लिए कह रही है और रुद्रा किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। जाओ रुद्रा, भाग जाओ। लेकिन रुद्रा अब इस सपने को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता, क्योंकि अब पूरी मानव जाति का अस्तित्व खतरे में था। इसीलिए छोटे रुद्रा ने अपने कांपते हाथों पर लगाम लगाई और अपने आप से कहा, यह सब उग्रस की चाल है। मुझे कैसे ना कैसे करके इस सपने से बाहर आना ही होगा, नहीं तो वो राक्षस नरक का दरवाजा खोल देगा। पर मैं करूं तो क्या करूं? और तभी रुद्रा को अपने नाना की वही बात याद आती है जिसमें नाना ने कहा था कि उग्रस सुरसा राक्षसी का पुत्र है। अगर तुमको उसे हराना है तो तुमको भी हनुमान जी की तरह ही अपने डर पर काबू पाना होगा। और ये याद आते ही छोटा रुद्र मन ही मन जय श्री राम चिल्लाता है और देखते ही देखते उसके हाथ पैर कांपना बंद हो जाते हैं और वो अपने डर पर काबू पा लेता है और वो अपनी घायल मां को कहता है, मां, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और इतना कहकर रुद्रा अपनी घायल मां को आग से घिरी हुई गाड़ी से बाहर खींच लाता है और तभी उस गाड़ी में विस्फोट हो जाता है और रुद्रा की आंखें चौंधिया जाती हैं। और जैसे ही रुद्रा की आंखें दोबारा देखने में सक्षम हो पाती हैं, वो देखता है कि वो अपने सपने से बाहर आ चुका है और हनुमान जी की तरह ही श्री राम का नाम लेने से उसने अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसके सामने एक आखिरी दिक्कत अभी भी मौजूद है, उग्रस। उग्रस अभी भी घुटनों के बल बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और नरक का दरवाजा आधे से ज्यादा खुल चुका है। यह देखकर रुद्रा एक बार फिर पूरी ताकत से उग्रस पर वार करता है और नरक का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन इस बार उग्रस किसी हाथी की तरह गुस्से से पागल हो चुका है और इस बार वो अपनी पूरी अपार ताकत के साथ चिल्लाता है और पूरी पाताल नगरी में सोनिक बीम्स का सैलाब आ जाता है। लेकिन इस बार रुद्रा पर उसकी सोनिक बीम्स का कोई असर नहीं होता और रुद्रा पूरी ताकत से
उग्रस पर वार करता है और उसे वॉर्म होल में धकेल देता है और उस बॉक्स को तबाह कर देता है और वॉर्म होल बंद हो जाता है। तभी घायल प्रोफेसर मंदिर में दाखिल होता है और देखता है कि रुद्रा की गर्दन के निचले हिस्से पर एक त्रिशूल का निशान चमक रहा है। यह देखकर प्रोफेसर रुद्रा से कहता है, रुद्रा, यह निशान कैसा है? निशान? कैसा निशान? लेकिन इतने में ही वो निशान फिर से गायब हो जाता है और प्रोफेसर कहता है, वो तुम्हारी गर्दन पर एक कोई चोट लग गई होगी, वो छोड़ो और ये बताओ अब इन अंडों का क्या करें? वही जो हम पहले करने वाले थे। और उसके बाद रुद्रा और प्रोफेसर रिमोट का बटन दबा देते हैं और अंडों के साथ साथ अहिरावण की पूरी पाताल नगरी हमेशा हमेशा के लिए उसी जंगल में दफन हो जाती है। लेकिन उग्रस को हराने और अपने डर पर जीत हासिल करने के बावजूद भी रुद्रा का मन शांत नहीं है और उसके मन में एक सवाल किसी कांटे की तरह चुभ रहा है। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए रुद्रा सीधा अपने नाना के कमरे में जाता है और रुद्रा को देखकर उसके नाना कहते हैं, मुझे यकीन था तुम अपने डर पर जरूर काबू पा लोगे और उग्रस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रुद्रा के पास अपने नाना के लिए जवाब नहीं, सवाल था जो उसने पूछते हुए कहा, मेरी माँ कार एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। रुद्रा की यह बात किसी अदृश्य तीर के जैसे रुद्रा के नाना की छाती को चीरते हुए निकल गई और रुद्रा चिल्लाते हुए बोला, मैंने उन्हें बचा लिया था। ये सच्चाई आपने आज तक क्यों छुपाई रखी? क्या आप बताएंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था? लेकिन क्या रुद्रा के नाना इस सवाल का जवाब दे पाएंगे जिसके बारे में सोचकर ही उनके हाथ पैर कांप गए हों? या फिर इस बार भी रुद्रा के नाना उस काली रात की सच्चाई को अपने एक और झूठ के साथ ढक देंगे? जानने के लिए देखिए हमारी इस हैरत अंगेज और दिलचस्प सीरीज का अगला एपिसोड।